अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं माज अहमद। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। चेल्सी का सुनहरा दौर, जब इब्राहिमोविच ने चेल्सी को पहनाया चैंपियंस का ताज, जिस पर देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट। रवां सीजन का चेल्सी अपना मैच बुरी तरह हारने के बाद कर पाएगी कमबैक, पोचेटिनो का बड़ा इम्तिहान शुरू। आखिर क्या वजह है दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी और चेल्सी में आने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी मोइसेस काइसेडो चेल्सी में हो रहा है नाकाम? क्या ओवरसीज खिलाड़ियों की पाकिस्तान कौमी फुटबॉल टीम में शमूलियत बन रही है खतरा मुकामी प्लेयर्स के लिए? मैनचेस्टर यूनाइटेड की ग्लेजर फैमिली से जान छूटने के करीब, क्या नए मालिक होंगे शेख जासिम? बायर्न म्यूनिख ने तलब हबीब के किस खिलाड़ी को टीम का हिस्सा बनाने के लिए बड़ी ऑफर कर दी? और आज जानेंगे मोइसेस काइसेडो और रोमियो लाविया की ट्रांसफर की दिलचस्प और ड्रामाई कहानी के बारे में। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर ने AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। शबाब अल अखली के खिलाफ मैच में अल नसर के कप्तान का पारा आखिर क्यों हाई हुआ? अल अरबी की मार्को वराची को क्लब का हिस्सा बनाने की कोशिशें और भी तेज। रोनाल्डो के अल नसर मैच में रेफरी पर चीखने और सेल्फी के ख्वाहिशमंद फैन को धक्का देने के पीछे आखिर क्या वजह थी? और अगर आप में टैलेंट है फुटबॉल खेलने का तो अपने टैलेंट को शोकेस करें हमारे साथ। जी हां, अपनी वीडियोस भेजें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और हिस्सा बनिए हमारे प्रोग्राम का। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में करेंगे आपकी मदद। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक प्रीमियर लीग के क्लब की। जी हाँ, ये क्लब जिसने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की है, जिन्होंने नया कोच भी ख़रीदा है, नए टॉप खिलाड़ी और बड़े महंगे दामों जो है वो माज ख़रीदे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा। और रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पा रहा है, क्या वजह है? अभी हम क्या जल्दी में हैं उनकी तनकीद करने पे? क्या ये वजह है जो हम इनके बारे में आज बात कर रहे हैं? लेकिन एक्चुअल क्या है, इनसाइड स्टोरीज क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस क्लब की हम बात कर रहे हैं, चेल्सी वो क्लब है। और चेल्सी के जो मैचेस हुए हैं इस प्रीमियर लीग में, चेल्सी के लिवरपूल के साथ 1-1 गोल से बराबर किया था उन्होंने मैच। उसके बाद फिर बुरी तरह से शिकस्त का सामना हुआ। और क्या वजह है? वो जो खिलाड़ी बाकी दुनिया में बेहतरीन होते हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, वो चेल्सी में आते ही नाकाम हो जाते हैं। क्या इनमें कोचिंग का मसला है? एक्चुअल रीज़न है क्या? बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस है। और 2016 में जो है वो टाइटल जीता था इन्होंने, चेल्सी ने। उसके बाद अभी तक कोई भी कोच, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी खिलाड़ी इनको जितवाने में नाकाम रहा है। इनके ऊपर कर्सेस भी थे कि नंबर 9 की शर्ट अगर कोई खिलाड़ी पहनेगा तो वो परफॉर्मेंस नहीं देता। अब ये सारे मामलात हैं और इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग 2022-23 में की गई है और अभी जो है वो 1 बिलियन के करीब इनकी जो है वो ऑनर ने स्पेंडिंग की है। लेकिन उसके बावजूद मोइसेस काइसेडो जैसे खिलाड़ी और भी खिलाड़ी कुछ कर नहीं पा रहे। आपको एक्चुअल मसला कहाँ पे लगता है? पोचेटिनो भी, उनका रिकॉर्ड भी देखें तो बहुत अच्छा है एज अ कोच, तो अब वो भी आ गए हैं। असल इशू क्या है चेल्सी के साथ? आई थिंक दे नीड अ बेटर मैनेजर। उनके पास अच्छा, आपको लगता है मैनेजर ही सही नहीं है? उनका स्क्वाड आप देखें तो स्क्वाड में किसी तरह की कमी नहीं है। रहीम स्टर्लिंग इंग्लैंड नेशनल साइड का, अभी लुकाकू, एनकुकू और थियागो सिल्वा, उनके पास दे हैव, मतलब एवरीबडी इज देयर जो जिसको आप कह सकते हैं एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकता है। अब जो प्रॉब्लम है उनका, वो मेरे ख्याल से उनकी अटेंशन जो है वो डिवाइडेड है। अगर आप उनकी वुमेन टीम का भी देखें, वुमेन सुपर लीग में उनकी अगर आप देखें तो चेल्सी किसी को भी जीतने नहीं दे रही। चेल्सी इज सेकंड टू नन। लास्ट सीजन भी उन्होंने ही जीता है। और जहां तक मुझे लगता है कि वो अभी लंबे अरसे तक वुमेन सुपर लीग में छाए रहेंगे। मुझे ये लग रहा है कि इनको एक बेहतर मैनेजर की जरूरत है। तो पोचेटिनो अच्छे मैनेजर नहीं है, आपके कहने का ये मकसद? लेकिन किसी भी मैनेजर को अगर सर्टेनिटी नहीं है ना कि मैं यहाँ पर कितना अरसा सरवाइव कर सकता हूँ, जब भी कोई नया मैनेजर आता है ये चीज़ भी देखने में आई थी कि जो एक मैनेजर जो पिछली दफ़ा आए थे ऑनर के साथ नहीं, क्योंकि ऑनर जब अपनी इनपुट उसमें डालने की कोशिश करते हैं तो मैनेजर्स भाग जाते हैं। फिर मैनेजर्स को चाहिए होता है फुल ऑन फुल कि आप बस छोड़ दें, आप हमें दे दें, हमें इतना अरसा दे दें, हम आपको टीम तैयार करके दे देंगे। लेकिन इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है वो जो इनके जो ऑनर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इस हवाले से जो है वो भी टीम को डिस्टर्ब कर रही है? आपकी बात ठीक है, ये मैं इससे मुत्तफिक हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अपना प्रोफेशनल एथिक उनका ये होता है कि वो ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई इन्वॉल्व हो और उनकी स्ट्रैटेजी को वो फोरशैडो करे। तो वो इसीलिए थोड़ा सा ये रहता है
अब जो पहले भी मैनेज करते रहे हैं चेल्सी को, वो उन लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम रहा है। आप देखें कि 10 साल में सिर्फ 2 बार, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो मुतअद्दिद बार वो 3-4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 चैंपियंस लीग तक भी वो अपनी जगह बरकरार रखे हुए थे, लेकिन बट दे वर नॉट बीइंग, उसको प्रोग्रेस नहीं किया ना, डाउनफॉल में गए हैं, उसको प्रोग्रेस नहीं किया। लाइक कॉन्टे जैसे जो है वो इनके रहे हैं कोचेस। अब पोचेटिनो की भी जो जब खबर आई थी हमने भी दी थी और अब हिस्सा भी बन गए हैं वो, और उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों को जाने भी दिया था, उसके बाद कुछ नए खिलाड़ी भी खरीदे हैं। आपको लगता है, जो मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि जितनी ये स्पेंडिंग खिलाड़ियों पे कर रहे हैं, इनको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, नए प्लेयर्स लेकर आने चाहिए और उन पे इन्वेस्ट करके उनको एक तैयार करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, वरना ये ग्लोरी तो फिर 1 साल रहेगी अगर जीत भी जाते हैं, उसके बाद फिर खत्म, उसके बाद चेल्सी के फिर मसले शुरू। एब्सोल्युटली, जैसे आर्सेनल ने किया। एग्जैक्टली 14 के सीजन के बाद भी ये प्रीमियर लीग के टेबल पे नंबर 1 से नंबर 10 पर आगे गिरे थे। आप देखें कितना बड़ा डिप है। और उसके बाद अगर 16 में देखें, जो आपने जिस टूर्नामेंट का जिक्र किया, जिस लीग सीजन का, उसमें भी चैंपियन बनने के बाद 7वें नंबर पर आ गए थे। तो अब इस तरह अगर उनकी पोजीशन गिरती रहेगी और वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते रहेंगे, तो मुझे लगता है इनसिक्योरिटी खिलाड़ियों के साथ साथ सबसे पहले तो मैनेजर को होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि इनके साथ कोई बेहतर मैनेजर। तो पोचेटिनो, आपको लगता है उनको अगर कुछ अर्सा मिले तो इस सीजन आपको लगता है टॉप 4 में फिनिश, चले हम टाइटल नहीं जितवाते, टॉप 4 में फिनिश करवा सकते हैं चेल्सी को पोचेटिनो? अगर तो हैंगिंग सॉर्ड नहीं है उनके ऊपर इस तरह की कि इफ ही इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, तो ही विल बी, यू नो। आपको लगता है कि पोचेटिनो कर लेंगे कुछ, क्योंकि ये ना हो कि ये भी मिड सीजन कहें जी कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता और जा रहा हूँ, तो ये भी एक खतरा हो सकता है। एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आपका फॉरबिड अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है किसी प्लेयर के साथ, जैसे सर एलेक्स फर्गुसन और डेविड बैकम का हो गया था, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा उनको नहीं होता, तो ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस। कोई इतने एक्सपीरियंस के साथ जब भी किसी टीम को टेक ओवर करता है ना, तो उसके लिए भी ये चैलेंज हो जाता है। जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये एडमिट किया है कि definitely there are a lot of things that we have to prove in many areas we have to prove. Exactly. तो उनको ये पता है कि जैसा प्रेशर वो हैंडल करने जा रहे हैं। आपको लगता है अब नेक्स्ट मैचेस में, क्योंकि अगर आप अपने से बराबर की टीम्स के साथ तो चले ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने से छोटी टीम के अगेंस्ट आप हार जाते हैं शुरू के 2-3 मैचेस, फिर कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रीमियर लीग जैसे सीजन में। कामयाबी मुश्किल तो है, बट अगर वो इवेंचुअली चैंपियंस लीग तक पहुंच जाते हैं या चैंपियंस लीग में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ विन। यू कैन कॉल इट अ लूज। लेट्स सी पोचेटिनो की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं नेक्स्ट मैचेस में और किस तरह से अपनी टीम को संभालेंगे, लेकिन उससे भी जो एक ग्लोरी थी चेल्सी का क्लब जो इंग्लैंड का बेस्ट क्लब हुआ करता था, और जैसे हमने बताया 2016 में आखिरी टाइटल था जो जीते थे, क्या उसकी रीज़न थी? उससे पहले भी इतने लंबे गैप्स नहीं थे, लाइक 2014 में भी जीते, फिर 16 में भी जीते। अब क्या वजह है कि 2016 के बाद 2023 आ गया है और अभी तक चेल्सी कोई चैंपियंस लीग प्रीमियर लीग का टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हो सका? इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या वजह, क्या कोचेज इसकी वजह है, क्या मैनेजमेंट इसकी वजह है, और वो जो ग्लोरी थी वो क्या थी? आपको लगता है रोमन अब्रामोविच जब थे, इनके ऑनर थे और सारे मामला देख रहे थे, तो उनकी जो है वो निगरानी में जितने कोचेस थे वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और जितने भी खिलाड़ी थे वो भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब से ऑफ कोर्स जब ये वॉर शुरू हुई रशियन की, तो वो रशियन बैकग्राउंड था उनका, तो उस वजह से उनको हटा दिया गया और उनकी जगह जो है वो क्लब एक नए ऑनर के पास चला गया। आपको लगता है ये रीज़न भी हो सकती है जो नहीं बन पा रही, कोचेस की भी नहीं बन पा रही, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे कितने ज़बरदस्त वो कोच थे, वो भी इन्हीं मसाइल की वजह से उन्होंने तो खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था ना कि खिलाड़ी तो बात ही नहीं सुनते जी, तो ये वजह भी हो सकती है जो चेल्सी की नाकामी की है? आई थिंक अदरवाइज मुझे लगता है कि उस वक्त इनकी एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई थी और खिलाड़ियों के साथ और मैनेजर्स के साथ इनकी एक हमाहंगी बनी हुई थी। उसके बाद से अगर आप देखें तो टीम में बेहतरीन खिलाड़ियों का आना जाना लगा रहा है, लेकिन मैनेजर्स को अगर आप देखें, टीम मैनेजर्स जो हैं वो हर साल चेंज होते रहे। एग्जैक्टली ऐसा भी और ऐसा भी हुआ ड्यूरिंग सीजन जो है वो चेंज कर दिए गए, जैसे पिछले सीजन हुआ। तो अगर मुझे लगता है कि इतनी इंस्टेबिलिटी रहेगी टीम मैनेजमेंट में, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी भी इंडक्ट कर लें अपनी टीम में, तो यू नॉट बी एबल टू। मुझे तो पोचेटिनो का भी ऐसे ही लग रहा है कि आगे से जो है वो आवाज़ आ जाएगी अगर और 3-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म ना किया, और यही शायद चेल्सी का सबसे अब्रामोविच जब थे तो चैंपियंस उन्होंने बनाया, उनके जो मैनेजर्स थे उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो आई थिंक ये भी एक मेन इशू है जो आ रहा है कि चेल्सी फ़ौरन ही
अपने जो है वो एक तो प्लेयर्स को भी वक्त नहीं देती ना, जैसे अब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स लिए हैं तो उनको भी आप वक्त देना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे अगर प्लेयर्स की तो मोइसेस काइसेडो बहुत बड़ी जो है वो अमाउंट दे के उनको ख़रीदा गया और वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन 2 मैचेस में वो कहीं नज़र नहीं आए, उनकी परफॉर्मेंस ही नज़र नहीं आई। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से क्या चल रहा है। माज फुटसॉल जो है वो टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे फुटसॉल के जो रिजल्ट्स आए हैं। 50 टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं और किन किन टीम्स ने अपने जो इफ्तिताही मैचेस हैं वो जीते हैं और किन टीमों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, इसके बारे में हम डिटेल से बात भी करेंगे। ये आप देख रहे हैं ग्रुप बी में स्मर्फ्स चार्ली स्क्वाड ट्रोल एफसी के साथ मैच बराबर। दूसरा मैच उनका यंगस्टर एफसी के अगेंस्ट 11-1 से उन्होंने जीता है और ट्रोल एफसी ने अपना यंगस्टर एफसी के अगेंस्ट मैच जो है वो 4-21 से जीता है। और ये ग्रुप आप ए देख रहे हैं, टीम 18 का मैच टीम लेगेसी के अगेंस्ट 8-1 से ये मैच उन्होंने जीता। टीम लेगेसी ने दूसरा मैच भी अपना जीत लिया 4-5 से I-10 स्टार्स के अगेंस्ट और I-10 स्टार्स ने अपना दूसरा मैच भी हारा है टीम 18 के अगेंस्ट 12-0 से। माज आगाज़ हो गया है और कुछ मैचेस भी हमें देखने को मिले हैं। कितनी टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं अभी तक जो है वो? 22 टीम्स हैं टोटल, 18 मेंस और 4 वुमेन्स टीम है। अच्छा, और ये क्या वजह फुटसॉल का स्कोप बढ़ रहा है हमारे जो है पाकिस्तान में देखने में आया है? ये मुझे भी महसूस हो रहा है ऐसा कि फुटसॉल का इट्स 2020 लाइक जैसे क्रिकेट का 2020 है तो फुटबॉल का ये 2020 आप इसको कह सकते हैं? जी हाँ, आप कह सकते हैं, बिल्कुल हम भी कह सकते हैं, सब तो शायद कह सकते इसीलिए हैं। जो दुनिया फास्ट हो रही थी इसका भी ट्रेंड, लेकिन हमें इंटरनेशनल लेवल पे इसकी उतनी पजीराई अभी तक देखने को नहीं मिली। बात आपकी ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया गया। एक तो एक्सर्शन इसमें कम है, आप फुल साइड और फुल फील्ड के ऊपर अगर आप मैच देखें तो उसमें एक और तरह का टेम्परामेंट है, जज्बा तो भी एक साइड पे खड़े हो गए आप गोल में फेंक सकते हैं बॉल, ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको। जी हाँ, ऐसा ही है। और फिर आपको पता है इसके अपने रूल्स हैं, इंडोर भी खेला जाता है, तो यस डेफिनेटली। लेकिन अच्छी बात है कि आपके पास। अच्छा, आप एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि क्या ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं क्या ये नेशनल साइड पे भी खेलते हैं फुटबॉल की जो हमारी मेन टीम है, या वहाँ से यहाँ से टैलेंट जा सकता है? क्योंकि उनका टेम्परामेंट टोटली अलग है, इनका टेम्परामेंट टोटली अलग है। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ के लड़के यहाँ खेले, लड़कियाँ यहाँ की लड़कियाँ वहाँ खेले अपनी नेशनल टीम में? ऐसा मुमकिन है? एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा मुमकिन सिर्फ तब है, एक कॉमन एट्रीब्यूट तब है जब आप में फुटबॉल की बेसिक सेंस है और फुटबॉलिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आपको गेम सेंस है, आपको ये पता है फॉर्मेशंस क्या हैं डिफरेंट। लेकिन स्टैमिना भी तो चाहिए ना आपको पूरा जो है वो। फुटबॉल इज़ अ वेरी डिफिकल्ट गेम, आप खुद खेलते हैं, मैंने भी खेली है और इसमें लगता है ऐसे ही है कि बहुत आसान है, लेकिन आप जब दौड़ते हैं और उसमें आपको फिर परफॉर्म भी करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और स्पेशली विंटर्स में ये ज़्यादा मुश्किल होती है। हम लोगों को लगता है शायद जो समर्स है उसमें मुश्किल होती है, बहुत पसीना आता है, लेकिन विंटर्स में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एनीवेज चलें, ये फुटसॉल चल रहा है और उम्मीद करते हैं हमें इसमें भरपूर टैलेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है नादिया खान, जो कि बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ओवरसीज़ खिलाड़ी जो हैं। उनकी अगर बात करें तो उनमें एक नादिया खान का भी जिक्र बनता है। इन्होंने जब पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया तो आप जैसे जानते हैं मालदीव के अगेंस्ट भी इन्होंने आते ही 4 गोल्स भी किए थे। क्या इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो दोबारा से सऊदी अरब पाकिस्तान की वुमेन्स टीम जा रही है उसका हिस्सा होंगी ये? स्कोरर हैं तो डेफिनेटली हिस्सा इनको बनाया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा, स्क्वाड का हिस्सा होंगी, साथ जाएंगी। दैट्स आई एम श्योर। और ऐसी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल सकती है इनकी तरफ से दोबारा, जैसी मालदीव के अगेंस्ट और पहले दे चुकी हैं। जी हाँ, लेकिन मैं एक जिसारत करना चाहूँगा माजरत के साथ, मुझे कुछ एक पैटर्न जो आइडेंटिफाई मैं कर पा रहा था। आप ये देखिए कि ओवरसीज़ खिलाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है टीम में। इस तरफ मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले आपको अच्छा, नादिया खान अगर अपने कॉन्ट्रैक्टल इश्यूज़ की वजह से नहीं खेल पाती तो कितना नुकसान हो सकता है पाकिस्तान वुमेन्स टीम को अभी जो 6 इंटरनेशनल मैचेस के लिए जाएगी सऊदी अरब? इस टूर्नामेंट के लिए मुझे लगता है खिलाड़ियों का फुकदान नहीं है, टैलेंट भी हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और जहाँ तक इनकी आमद मुतवक्के है वो आप सही कह रहे हैं कि अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट और इनकी जो अभी ऑब्लिगेशंस हैं वो अगर इजाज़त देती हैं तो ये शामिल हो जाएंगी। हम सब बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की टीम को। चलिए लेट्स सी, देखेंगे कि वहाँ पे खेलती हैं और कैसा खेलती हैं और क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान वुमेन्स टीम की सऊदी अरब में आती है। और सऊदी अरब में आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान भी आया तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा दुआएं भी हैं हमारी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं। जी हाँ, और नेक्स्ट में हम बात करना चाहेंगे, ये ओवरसीज़ खिलाड़ी आ तो रहे हैं माज, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुकामी जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए ये ख़तरा बन रहे हैं? क्योंकि आएंगे तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस की बेस बाइस
अब इनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं ये वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ पे सीखते हैं। हमारे जो मुकामी टैलेंट है, जो लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं या लड़कियां हैं, उनके लिए मुश्किलात बन जाएंगी। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो अच्छा। मकामी टैलेंट है उसके लिए इनसिक्योरिटी होगी, और ये टीम को ये दो कैटेगरीज जो प्लेयर्स की हैं, एक ओवरसीज प्लेयर्स हैं और एक मकामी प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स को डिवाइड भी कर सकती हैं। मुमकिन है कि वो लॉबिंग हो जाए, ग्रुपिंग होना शुरू हो जाए टीम में। जैसे हमारी फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी और जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड, इनका आपस में मामला चलते रहते हैं, वहाँ पे तो लॉबिंग हुई है वहाँ पर है, लेकिन उसकी थोड़ी सी नौयत मुख्तलिफ है। वहाँ पर उनके पास मुझे लगता है कि एक कॉज नहीं है सपोर्ट करने के लिए। इनके पास तो चलो ये होगा कि पाकिस्तान को जितवाना है। आप ये देखें कि इन तमाम ओवरसीज प्लेयर्स का जो राउट बन रहा है, जिस तरह वो आ रहे हैं और एक मखसूस एजेंडा के साथ आ रहे हैं, जितने ओवरसीज प्लेयर्स ख़वातीन स्पेशली हमने शामिल की हैं, उनको बताया ही ये जा रहा है, यानी कि उनका माइंडसेट ही ये है कि शायद पाकिस्तान इतना पीछे चला गया है, स्टोन एज में चला गया कि वहाँ ख़वातीन को। मुझे आप यकीन करें, सीरियसली मुझे तो ये हैरानगी है कि आपके पास ऐसा सा टैलेंट मौजूद है और आप उसको पॉलिश करने की बजाय, मतलब मुझे तो लगता है ये जो बाहर से खिलाड़ी आएंगे उनको भी ख़राब ही करेंगे, उनको मज़ीद बेहतर नहीं करेंगे। वो परफॉर्मेंस देंगे जो वो बाहर सीख रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं इसमें? द बेसिक क्वेश्चन इज़ दैट आपने क्या ट्रेन किया है उनको, आपने क्या उन प्लेयर बनाया है? और अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजीज़ या वो चीज़ें नहीं हैं तो आप उन पे काम करें, बजाय आप मेसी को ले आएँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप खिला दें, वो जीत तो देगा आपको। आपकी अपनी प्रोडक्ट क्या है, आपका अपना स्ट्रक्चर क्या है, आपकी अपनी वो जो एक सिस्टम है वो क्या है, वहाँ से जहाँ से प्लेयर्स ने आना है, तो वो तो चीज़ें वहीं रुकी रहेंगी अगर ये लोग आके खेलते रहे और अगर जीत भी जाते हैं तो। उसके लिए एक सर्टेन परसेंटेज डिफाइन करना पड़ेगा कि ओवरसीज प्लेयर्स का यही कोटा है। अब इसमें बेंच स्ट्रेंथ जितनी मर्जी बढ़ती जाए, आपके पास 4 ओवरसीज प्लेयर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अवेलेबल हैं नेशनल साइड का जब भी मैच है। उन 30% अगर आपने खिलाड़ी ओवरसीज लेने हैं, बाकी 70% बाकी दूसरे सूबों में से लेने हैं और तंजीमों से लेने हैं आपने, तो आपके वो जो 30% खिलाड़ी हैं वो बेंच पर बैठे हैं, दस्तयाबी अपनी अपनी वो आपको देते हैं, तो आप उनको जैसे ही कोई आपका टूर्नामेंट है या मैच है, आप उनको इनवाइट भेज देते हैं। चलिए जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मकामी खिलाड़ियों की इनसिक्योरिटी का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि नेशनल साइड की रिप्रेजेंटेशन के अलावा प्रीमियर लीग और डिपार्टमेंट्स और जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर भी हमें ख़वातीन की लीग्स और ख़वातीन के मुकाबलों का इनेकाद मुमकिन। मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ। अभी जो भी स्ट्रक्चर है, जो डिपार्टमेंटल इनका एक स्ट्रक्चर चल रहा है पिछले मेरा हाल जब से शुरू हुआ है तब से ही है कि दुनिया अब तरक्की कर गई है और आपको सिर्फ पाकिस्तान से बेस्ट टैलेंट 50 से 60 लड़के चुनने चाहिए, उनमें उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन पे काम करना चाहिए, उनके टूर्स करवाने चाहिए, कोचिंग के टूर्स करवाने चाहिए, ट्रेनिंग्स के टूर्स बाकी टीमों से मिलवाएं, बाहर की टीमों से उनको यहाँ पे इनवाइट करें, और आपका इसमें मेरा ख्याल है पैसे भी बचेंगे और आप एक अच्छी प्रोडक्ट भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बजाय ये कि आप उधर भी ऐसे जो अभी तो सिलसिला चल रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स के साथ लॉयल है, अगर आपने दिहाड़ी लगानी है, आपने मजदूरी करनी है, मजदूरी इज़ नॉट फॉर स्पोर्ट्स कि आप एक खेल को जो है वो एज अ मजदूरी, हाँ आप जब कामयाबी उसमें हासिल करते हैं तो सारी चीज़ें आपको खुद ही मिल जाते हैं, आप अगर उसको पैशन के साथ खेलते हैं। तो अगर आप उसको रोज़ी रोटी के लिए आप किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो दैट डजंट मीन आपको फिर वो आप उसी लेवल पे। यहाँ मेरा थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ ये है कि अगर कोई किसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक से सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस किसी को हायर करती है जस्ट बिकॉज ही इज गुड एट फुटबॉल, आप किसी प्लेयर को हायर करते हैं तो अब ये हायर करने वाली अथॉरिटी का जिम्मा होता है कि वो उस खिलाड़ी की मुकम्मल सलाहियत को यूटिलाइज करें। मेरा ख्याल है पुलिस का काम जो है वो अपना अच्छे से कर लें तो वही काफ़ी है। आप जो फेडरेशन का काम है कि वो जो स्पोर्ट्स ये बने हुए हैं ना, वो आर्मी की टीम है, वो पुलिस की टीम है, वो फलां की टीम है, आप उनको उनके काम करने दीजिए। हाँ, वो अपने इनिशियल उसमें रहते हुए अपने प्लेयर्स और अपने वो जो भी उनके डोमेस्टिक लेवल पे गेम्स हैं या जो टूर्नामेंट्स हैं उनको करवाते रहें, लेकिन जो हमारा जो हम वहाँ से प्लेयर्स ना ढूंढें, हम खुद तलाश करें पाकिस्तान में और तलाश करके उस टैलेंट को तैयार करें। ये आपकी बात ठीक है, वो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस इतनी इन्वेस्टमेंट किसी भी खिलाड़ी पे करने को तैयार हैं। मेरी अर्ज ये है, गुजारिश ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई डिपार्टमेंट किसी खिलाड़ी को लेता है, अगर मैं फुटबॉल खेलता हूँ आर्मी की तरफ से, तो ये आर्मी मेरी हायरिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो मेरे फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करे। मुझे जब ऑन जॉब या ऑन बोर्ड करते हैं, बतौर खिलाड़ी अगर करते हैं, तो मुझे ट्रेन करें और फिर मुझे किसी ऐसे शोबे में मुंतकिल करें जहां पर मेरी उस सलाहियत का फ़ायदा उठाया जा सके। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अग्री इस बात से नहीं करता। खैर वक्त कम है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और आई थिंक कि जो आपका
प्रोफेशन है, आपको सिर्फ उसी में होना चाहिए और उसका ज़िम्मा जो है वो आपकी जो हुकूमत है, जो आपकी फेडरेशन है वो लेती है, बजाय आप उसकी बाकी स्किल्स को भी उसी तरफ मोटिवेट करें कि वो अपनी उस चीज़ को बेहतर बनाएं, या आप उस जैसे आप कह रहे हैं कि उसी फेडरेशन में आपको कोई जॉब दे दी जाए, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद दे दी जाए। ये नहीं है कि आप मैचेस भी खेल रहे हैं, आपने परफॉर्म भी करना है और आपको साथ ये भी पता है कि मेरी वो फलां जॉब है और उससे मेरा जो है वो अर्निंग हो रही है। तो ये एक सिस्टम बदलना होगा, ये एक सिस्टम बनाना होगा। एनीवेज हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, और आप भी भेज सकते हैं। हाँ, जो पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने बच्चों की जो फुटबॉल की स्किल्स हैं, जो खेलते हैं, उसकी वीडियोस बनाएं और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें 0311 777 3868। ये हमारा नंबर है, इस पर अपनी वीडियोस भेजें, हम अपने प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। और जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगा और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी स्किल्स होंगी, उनको हम अपने शो में भी बुलाएंगे और इंशाल्लाह फास्ट स्पोर्ट्स आवाज़ बनेगा उनकी फेडरेशन तक पहुंचाने में, कैंप्स तक पहुंचाने में। ये ज़िम्मा हमारे जो है हमारे ज़िम्मे है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी करेंगे। अभी हम शामिल करेंगे नूर खान जो हैं, उन्होंने अपनी वीडियो भेजी है। दिखाइए जी ज़रा नूर खान की वीडियो। आप मास देखें, क्या इस बच्चे का कंट्रोल है। कोयटा से इनका ताल्लुक है मास, और कोयटा में आप टैलेंट देखें किस तरह का टैलेंट है हमारे पास। जी हाँ, मैं तो एब्सोल्युटली सब लाइन, ये बॉल कंट्रोल देखें उसका, और वो ड्रिबल भी, जगल भी बिल्कुल देखें, ये कंट्रोल देखें उसका। और कोयटा से हमारे खेलते भी रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हुए भी हैं। और ये खिताब बहुत जरहेज़ है जी बलूचिस्तान का, जहाँ पे फुटबॉल गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है, और ये साइड पे तो मैं आई विटनेस हूँ कि मैंने खुद यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टैलेंट देखा है। नूर खान जो है ये कोयटा से, उन्होंने वीडियो बना के भेजी है। नूर और भी वीडियोस भेजें और इंशाल्लाह हम आपको फीचर भी करेंगे। आप भी अपनी वीडियोस बनाकर भेजें। अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट। जी हाँ, क्या खबरें हैं दुनिया फुटबॉल से, क्या चल रहा है। जासिम साहब को आप देख रहे हैं, जी हाँ, शेख जासिम, मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक ओवर, जी हाँ, विंस रेस विद डेट सेट फॉर ग्लेजर्स एग्जिट एज समर साइनिंग नंबर 5 सेज यस टू टेन हैग। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अगर जासिम शेख जो हैं वो ले लेते हैं इसका चार्ज, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के हालात शायद बेहतर हो जाए। क्योंकि हमें सिटी के हालात भी देखा है माज, कि जब उनको भी एक गल्फ़ कंट्री के ऑनर ने ख़रीदा तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आई, और सऊदी अरब जिस तरह से भी गल्फ़ कंट्री, तो वो काफ़ी सीरियस नज़र न्यू कैसल को, जैसे सऊदीया की एक कंपनी वो कर रही है, और न्यू कैसल की भी परफॉर्मेंसेज ने सबको हैरान परेशान कर दिया, पिछले सीज़न भी और इस सीज़न भी। अब पहले जो है वो इंग्लैंड में जो है वो शेयर्स की बात हो रही थी, ग्लेजर्स फैमिली कंप्लीटली नहीं बेचना चाह रही थी। अब ये खबर आने वाले दिनों में हम दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे कि ये मुकम्मल तौर पे अब ग्लेजर्स फैमिली इसको शेख जासिम को देने पे राज़ी हुई है, या फिर अभी भी चांसेस हैं कि शेयर्स जो हैं उस पर राज़ी हुए हैं शेख जासिम। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या इसका आउटकम आता है, आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है डैनियल अपेयर्स टू FC बायर्न। हियर वी गो, अंडरस्टैंड एग्रीमेंट नाउ रीच्ड एज लेट नाइट डील डन। जी माज, ये एज टू माई नॉलेज इसराइली खिलाड़ी हैं वहाँ पर, लीग आपको पता है कैसी है, उसका मैयार कैसा है, और ये अपॉर्चुनिटी जो सब्सटैंशिएट की गई है कि बायर्न म्यूनिख इस खिलाड़ी को ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है, इसमें मुझे लगता है कुछ मुबालगा आराई है। और अच्छा। इसकी प्रॉबेबिलिटी भी जो है, इस खबर के सच साबित होने की प्रॉबेबिलिटी जो है वो 70% ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक मैंने चेक की थी, जिससे मुझे लगा कि ये दे आर नॉट श्योर, ये प्रॉबेबली उनको किसी बेहतर लीग में, बेहतर कंपटीशन में मूव करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये खबर बनाई गई है। अच्छा। और इस तरह, और उसको ताकि इनके बारे में वो लाइमलाइट में आए और कोई और जी हाँ, क्लब, इसी तरह बायर्न म्यूनिख बेसिकली अभी कोई उनका मूड नहीं है। ऐसा चलिए बिल्कुल देखते हैं बायर्न तस्दीक नहीं हो म्यूनिख सकती तस्दीक इसकी बायर्न म्यूनिख की तरफ से होती है या नहीं होती, क्योंकि उनका बयान भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। ये एक ड्रामाई कहानी थी लिवरपूल और चेल्सी के दरमियान। मोइसेस काइसीडो, जिनकी आपने काफ़ी तनकीद की है, लेकिन इन दो खिलाड़ियों को, एक जो है वो रोमियो लाविया और काइसीडो, इन दोनों को लेकर लिवरपूल और चेल्सी में एक बड़ी सर्द जंग चल रही थी, जो कि बाहर जो है वो जीत ली है उसने, चेल्सी ने इस जंग को जीता है। फील्ड में ऑल दो नहीं जीतने में कामयाब हो रही है, और लिवरपूल को अब देखना होगा आने वाले सीज़न में। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इन दो खिलाड़ियों के ऊपर बहुत तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल बन गई थी दोनों क्लब्स के लिए। और आखिर पे जो बैटल जीता है वो जीता है ऑफ कोर्स चेल्सी ने। लेट्स सी कितना फ़ायदेमंद आगे साबित होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट खबर है, अंडरस्टैंड कतरी साइड अल अरबी
are set to submit an official bid to sign Marco Verratti. Negotiation to enter crucial stages soon. Verratti agrees terms with Al Hilal in July, but no deal between clubs with PSG. Al Arbi SC now trying to approach Verratti. Verratti के लिए अच्छी है ये खबर, जा रहे हैं वो अगर इस डील को डन करते हैं तो। अब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के अंडर जितनी कॉन्फेडरेशंस हैं, जितनी लीग्स आती हैं, जितने क्लब्स आते हैं, वहाँ पर अगर आप उनको यूरोपियन क्लब्स के मुकाबले में या इस कंपटीशन के लेवल से कंपेयर करें तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। जहाँ तक इनकी इंडिविजुअली इनके लिए डेफिनेटली जब भी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी तो खिलाड़ी के लिए इनफरादी तौर पे तो अच्छा होता ही है। चलिए लेट्स सी कितना अच्छा फैसला ये इनका साबित होता है या नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको बताएंगे। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं AFC के लिए चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज आफ्टर स्कोरिंग 3 गोल्स इन द लास्ट 9 मिनट्स टू डिफीट शबाब अल अहली। 4-2 से ये मैच जीता है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और जब से रोनाल्डो गए हैं जो नसर है वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रही। शुरू में कुछ मैचेस हारी थी लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रही हैं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में जो है वो तीसरा गोल किया था, बराबर हो चुका था मैच और फिर चौथा भी कर ही दिया और इस तरह AFC चैंपियंस लीग जो है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, मैच की माज खास बात क्या थी अल नसर के लिए? रोनाल्डो तो बेहतरीन, अब जो है वो गोल उन्होंने बेशक नहीं किया उस तरह से लेकिन ऑफ कोर्स उनका इम्पैक्ट तो है। इस मैच की खास बात व्यूअर्स वो थी जब रोनाल्डो को बहुत अरसे बाद इतने एग्रेशन और इतने गुस्से में देखा गया है। रेफरी से उलझ पड़े थे और फिर फैन एक आया उनके करीब सेल्फी लेने के लिए, उसको भी उन्होंने धक्का दे दिया। और ऑफ कोर्स इस तरह की जो है हीट ऑफ द मोमेंट पे चीज़ें हो जाती हैं और बाद में शायद एक्सक्यूज़ भी करें या एक्सक्यूज़ किया भी हो अकेले में जाके रेफरी के साथ। ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते लेकिन बहुत अरसे बाद रोनाल्डो जो है वो वही रोनाल्डो नज़र आए हैं जो हुआ करते थे और जितना एग्रेशन और जितना गुस्सा था वो हमने देखा। और ये बहुत एक मोटिवेशन है हमारे प्लेयर्स के लिए कि 38 साल के हो गए हैं, अभी भी वो पैशन उनका कम नहीं हुआ। अभी भी मैच भी जीत गए, सब कुछ था, लेकिन वो जो उनकी एक आपका हार्डवर्क जो है या आपका जो पैशन है किसी गेम के लिए फील्ड के ऊपर, चाहे वो एक सेकंड के लिए भी वो कम नहीं, उसको जाने भी दे सकते थे लेकिन नहीं जाने दिया और पूरा जो है वो जोर लगाया उन्होंने। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये आज की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं आज के प्रोग्राम के लिए। बस इतना ही। आप हमारा शो रिपीट में देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे fastsports.tv और फास्ट स्पोर्ट्स के सोशल मीडिया लिंक्स को भी फॉलो कीजिए अगर आप पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और माज अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।